नमस्कार दोस्तों। क्रिप्टो करेंसीज काफ़ी गिरावट पे है। स्टेबल कॉइन्स की चर्चा हो रही है और जो सेटलमेंट सिस्टम है, ग्लोबल सेटलमेंट सिस्टम जो अभी तक स्विफ्ट के हाथों में था, उसके एवज में कुछ देश जो है ऑल्टरनेट पेमेंट सिस्टम डेवलप करने की बात कर रहे हैं। इन सारी चर्चाओं के बीच में जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, पर्टिकुलरली द क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हु आर कंसर्न वेयर विल द डाउनफॉल ऑफ द क्रिप्टो सेटल डाउन इवेंचुअली। क्या क्रिप्टो का वजूद खतरे में है? ये केवल एक टूल है स्पेकुलेशन के लिए और इसका डिमांड जो है वो समय के साथ गिरता जाएगा और ये वोलेटिलिटी के सिवा और इसमें कोई बात नहीं है। बहुत सारे प्रश्न के बीच हम कुछ मूल बातों आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप समझे कि क्रिप्टो का मतलब क्या है। क्रिप्टो केवल बिटकॉइन प्राइस नहीं होता, रियल चेंज हो रहा है पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को में, स्पेशली स्टेबल कॉइन्स के थ्रू। आज हम समझेंगे क्रिप्टो क्या है, स्टेबल कॉइन्स क्या है, स्विफ्ट को चैलेंज क्या करने जा रहा है, क्रिप्टो और गोल्ड का क्या आपस में तालमेल है, डॉलर ट्रंप क्या है और उसके अराउंड जो कंट्रोवर्सी है उसके बारे में भी ब्रीफली हम लोग टच करेंगे। इंडिया को स्टेबल कॉइन सोचना चाहिए कि नहीं और क्रिप्टो का फ्यूचर क्या है। कृपया वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आगे जाने के पहले आपसे निवेदन है कि कृपया आप जो हमारा डिस्क्लेमर है अंत में दिया गया है उस पर गौर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि क्रिप्टो करेंसीज क्या है। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एक डिजिटल टोकन होता है जो ब्लॉकचेन नाम के डिजिटल लेजर में रिकॉर्ड होता है। नॉर्मल बैंक सिस्टम में बैंक एंट्री करते हैं, यहाँ नेटवर्क वैलिडेट करता है और शेयर्ड रिकॉर्ड मेंटेन होता है। बिटकॉइन की सबसे बड़ी सुपर पावर है फिक्स्ड सप्लाई, जो 2009 में सातोशी नाकामोटो ने कोड में लॉक कर दिया था। टोटल बिटकॉइन 21 मिलियन से ज़्यादा कभी नहीं बनेगा। ये रूल ब्लॉकचेन के कंसेंसस से प्रोटेक्टेड है। कोई भी माइनर या डेवलपर अकेले सप्लाई बढ़ा ही नहीं सकता। इसको चेंज करने के लिए पूरी नेटवर्क की ऑलमोस्ट यूनानिमस अप्रूवल चाहिए, जो प्रैक्टिकली कभी हो ही नहीं सकता। अब आता है गेम चेंजर, जिसको कि हाफिंग कहते हैं। माइनर्स को ब्लॉक बनाने पर रिवॉर्ड मिलता है। स्टार्ट में रिवॉर्ड था 50 बिटकॉइंस पर ब्लॉक। हर 2,10,000 ब्लॉक या रफली 4 साल में रिवॉर्ड हाफ हो जाता है। 50, फिर 25, फिर 12.5, then 6.25 और 2024 के बाद अब 3.125 बिटकॉइंस। इसका मतलब क्या है? न्यू बिटकॉइन सप्लाई का फ्लो टाइम के साथ कंटिन्यूसली कम होता जाता है। एस्टिमेट्स के हिसाब से करीबन 2140 लास्ट सातोशी माइन होगा। माइनर्स अर्न करेंगे ट्रांजैक्शन फी, बिल्कुल जैसे कि पेमेंट पर नेटवर्क फी होता है। इसलिए बिटकॉइन को लोग कहते हैं डिजिटल स्केर्सिटी बाय डिजाइन। अगर डिमांड बढ़ता है तो प्राइस भी बढ़ेगा, मगर क्या कोई ऑल्टरनेट मैकेनिज्म भी आ सकता है जो कि ये एक्सपेक्टेशन को डिस्टर्ब करे? जी हाँ, ये संभव है। इसलिए स्टेबल कॉइन इतना पॉपुलर हो रहा है। स्टेबल कॉइन्स क्रिप्टो टोकन्स होते हैं जो स्टेबल वैल्यू मेंटेन करते हैं, यूजुअली यूएस डॉलर या फिर फिएट करेंसी से लिंक्ड होते हैं। काफ़ी स्टेबल कॉइन रिजर्व से बैक्ड भी होते हैं। कैश या शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी टाइप्स एसेट एक्सेट्रा से भी ये बैक्ड हो सकते हैं। लोग इन्हें यूज़ करते हैं क्योंकि ये इंटरनेट स्पीड ट्रांसफ़र और करेंसी जैसे प्राइसिंग दोनों को कंबाइन करके देते हैं। इसलिए पेमेंट और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में काफ़ी सहूलियत होती है। कुछ समय पहले हम लोगों ने चर्चा की थी ऑल्टरनेट पेमेंट मैकेनिज्म के बारे में। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या स्विफ्ट ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म, जिस पे यूएस का वर्चस्व है, चैलेंज हो रहा है? क्या चाइना ऑल्टरनेट स्विफ्ट को लॉन्च करने जा रहा है? ये चाइना के क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सेटलमेंट नेटवर्क है जो युआन ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता है। क्या क्रिप्टो भविष्य में सर्वाइवल के लिए फास्टर, सेफर, अकाउंटेबल सेटलमेंट दे सकता है? यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्लैरिटी देना आवश्यक है। स्विफ्ट सेटलमेंट सिस्टम नहीं, मैसेजिंग सिस्टम है। स्विफ्ट बस मैसेज भेजता है कि किस अकाउंट से पेमेंट होना है। एक्चुअल सेटलमेंट बैंक्स और सेंट्रल बैंक रेल्स पर होता है। अब स्टेबल कॉइन्स और बिटकॉइन सेटलमेंट के प्रॉमिस हैं 24/7 ट्रांसफर, नियर इंस्टेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रामेबिलिटी। लेकिन सेफर और अकाउंटेबल तभी होंगे जब क्लियर रूल्स हों, जिससे रिजर्व का क्वालिटी और ऑडिट, रिडेम्पशन का राइट्स और सबसे मुख्य साइबर सिक्योरिटी और कंप्लायंस जो है वो फॉलो किया जाए। चलिए हम फिर उस विषय पे आते हैं जहाँ पे पहले हमने बात की कि क्रिप्टोज काफ़ी गिर चुके हैं और प्रश्न ये उठता है कि क्या क्रिप्टो और गोल्ड के बीच में कोई इन्वर्स ट्रेंड होता है? सिंपल आंसर, हमेशा नहीं।
कभी कोरिलेशन पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी नियर जीरो। ये रिलेशनशिप टाइम के साथ फ्लिप फ्लॉप होता रहता है। रीजन ये है कि बिटकॉइन कई बार रिस्क ऑन एसेट की तरह बिहेव करता है, लिक्विडिटी और टेक सेंटिमेंट्स के साथ। गोल्ड अक्सर रिस्क ऑफ हेज होता है, जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इन्फ्लेशन, फियर, रियल एस्टेट मूव्स से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इंडिया को अपना स्टेबल कॉइन कंटेम्पलेट करना चाहिए कि नहीं। इंडिया के लिए अप्रोच बैलेंस होना चाहिए। पोटेंशियल बेनिफिट्स देखें तो फास्टर और चीपर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, रेमिटेंसेस और ट्रेड में सहायक होता है। बेटर रिकन्सिलेशन और प्रोग्राम होने की वजह से बहुत सारे फायदे हैं इसमें, मगर डिजिटल डॉलराइजेशन का रिस्क है। अगर यूएस डॉलर स्टेबल कॉइन्स डोमिनेट करते हैं तो कैपिटल फ्लो वोलेटिलिटी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग चैलेंजेस उठ सकते हैं। पॉलिसी वाइज प्रैक्टिकल रूट हो सकता है। डोमेस्टिक रेल स्ट्रॉन्ग, जैसे यूपीआई हमारा काफ़ी विकसित है और काफ़ी स्टेबलाइज है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। रेगुलेटेड फ्रेमवर्क को डेवलप करना चाहिए और पैरेलल एक्सप्लोरेशन ऑफ जो कहते हैं ना CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यानी आरबीआई या किसी भी सेंट्रल बैंक का डिजिटल रुपया या डिजिटल करेंसी बेहतर रूट होगा भारत के लिए इस वक्त। तो दोस्तों, फाइनली क्रिप्टो करेंसीज का फ्यूचर क्या है। फ्यूचर में लाइकली डायरेक्शन जो है वो लेस हाइप्ड, मोर इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन होगा। स्टेबल कॉइन्स और टोकनाइजेशन, पेमेंट और सेटलमेंट में एक्सपेंशन हो सकता है। रेगुलेशन स्ट्रांग हो सकते हैं। ऑडिट्स, रिजर्व्स, कस्टडी, डिस्क्लोजर्स, वोलेटाइल क्रिप्टो एसेट्स रहेंगे, बट मोस्टली स्पेकुलेटिव एसेट्स क्लास की तरह ही बिहेव करेंगे। एंड गेम शायद एक मिक्स हो, रेगुलेटेड स्टेबल कॉइन्स, टोकनाइज्ड बैंक डिपॉजिट्स और CBDCs, डिपेंडिंग ऑन कंट्री टू कंट्री पॉलिसी। ये एक उभर कर जो एक पिक्चर अभी नजर आ रहा है वो शायद पॉसिबल हो। आपको क्या लगता है, इंडिया को स्टेबल कॉइन पॉलिसी एक्सप्लोर करनी चाहिए? कमेंट करके हमें बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें और इसे फॉरवर्ड भी करें। धन्यवाद।